नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर की उस दिल को छू लेने वाली कहानी की जिसने करोड़ों दर्शकों की दिलों में खास जगह बना ली। एक भाई, एक बहन और एक ऐसी घटना जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जो बर्फ से ढकी पहाड़ी पर अपनी छोटी बहन को कंधे पर उठाए चला जा रहा है। उसके चेहरे पर दर्द है, उसकी आंखों में उम्मीद। बस खून की गंध। इंसान से एक डीमन स्लेयर बना देगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और तंजीरो
चलता है कि वो डीमन मरा नहीं बल्कि जिंदा है। अब उसका शरीर और सिर दो हिस्सों में बंटने के बाद भी उन दोनों पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके तंजीरो उसे काबू करने में कामयाब हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस डीमन को कैसे मारा जाए। तभी वहाँ चेहरे पर मास्क लगाए एक अजीब सा शख्स आता है। वो उसे बताता है कि इस डीमन को खत्म करने के लिए उसके सिर को खत्म करना होगा, जिसके बाद ये डीमन मारा जाएगा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी तंजीरो उसे मार नहीं पाता। उसका दिल इतना साफ और कोमल होता है कि वो उसे मार नहीं पा रहा था। तभी सुबह हो जाती है और सूरज की पहली किरण उस डीमन के शरीर पर पड़ते ही वो राख में बदल जाता है और मारा जाता है। मास्क वाला शख्स खुद का नाम उरोकोदाकी बताता है कि ये वही उरोकोदाकी थे जिनके पास तंजीरो नेजुकी को लेकर जा रहा था। उरोकोदाकी तंजीरो और नेजुकी को अपने साथ ले जाते हैं। घर जाने के बाद उरोकोदाकी तंजीरो को अपने साथ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर ले जाते हैं और उससे वहां से सुबह होने से पहले नीचे आने को बोलते हैं। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वह उनका स्टूडेंट बन सकेगा, वरना उसे अपनी सारी उम्मीदें छोड़कर निजुको को ऐसे ही वहां से लेकर जाना पड़ेगा। रास्ता खतरनाक था। उरोकोदाकी ने हर जगह जाल बिछा रखा था, ऐसा जाल जिसे निकल पाना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी तंजीरो अपनी बहन की खातिर उन सारी मुश्किलों को पार करके वापस पहुंच जाता है, जिसके बाद उरोकोदाकी भी उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और इसी के साथ उरोकोदाकी तंजीरो को सागिरी पर्वत पर ले जाकर उसे डीमन और डीमन स्लेयर की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। डीमन स्लेयर की टीम में करीब 100 लोग हैं। ये एक ऐसा संगठन है जिसे सरकार नहीं मानती, लेकिन ये सेना सालों पहले बनी हुई है और आज भी डीमन का शिकार करती है। पर डीमन स्लेयर की फौज का लीडर कौन है, ये बात हमेशा राज रहती है। डीमन का मुख्य खाना इंसान होते हैं। वो इंसानों को मारकर खाते हैं। ये कब और कहां से आएंगे कोई नहीं जानता। इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि उनके घाव एक झटके में खत्म हो जाते हैं। वे अपने शरीर के कटे हुए हिस्से को दोबारा जोड़ सकते हैं। उनके हाथ पैर उग जाते हैं। शरीर के आकार को बदलने के साथ ही उनके पास जादुई शक्तियां भी होती हैं। सूरज की रोशनी या एक खास तलवार से ही इन्हें मारा जा सकता है। डीमन स्लेयर की फौज में वो अपने साधारण शरीर के साथ डीमन से लड़ते हैं। इंसान होने की वजह से उनके घाव जल्दी नहीं भरते, ना ही उनके शरीर के कटे हुए अंग वापस उगते हैं। फिर भी इंसानों की रक्षा के लिए वे डीमन से लड़ते हैं। अपनी कटाना से दो हिस्सों में काटना। अगर तंजीरो ऐसा कर लेता है तो ही वह
जाता है और देखते ही देखते एक ही झटके में साबितो के मास्क को 2 हिस्सों में काट देता है। जिसे देखकर माकुमो और साबितो दोनों काफी खुश होते हैं और जाने से पहले माकुमो तंजीरो को बताती है कि यहाँ और भी कई सारे बच्चे हैं जो हर रोज उसे यहाँ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। इतना कहते ही दोनों वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं। उनके जाने के बाद तंजीरो जब ध्यान से देखता है तो उसने साबितो के मास्क के साथ ही उसके पीछे पड़े उस बड़े से पत्थर को भी एक ही झटके में अपनी कटाना से काट दिया था। जिसके साथ ही डीमन स्लेयर का तीसरा एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 3आराम से मार देता है। वो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक तेज बदबूदार गंध आती है और एक लड़के के चिल्लाने की आवाज भी आती है। तंजीरो जब उस तरफ जाता है तो देखता है कि एक बड़ा सा डीमन एक लड़के के पीछे पड़ा है, जिससे डरकर वो लड़का भाग रहा है। इतने बड़े डीमन को देखकर तंजीरो घबरा जाता है और डरकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन जब वो उस दूसरे लड़के की जान को खतरे में देखता है तो चाह कर भी वह नहीं छुप पाता और उसकी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। ये डीमन जब तंजीरो के पास इसका फॉक्स मास्क देखता है तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती कि लड़का उरोकोदाकिसा का स्टूडेंट है और वो तंजीरो को बताता है कि उसने अब तक न जाने कितने ही उरोकोदाकिसा के लड़कों को मार कर खाया है और तो और उसी ने ही माकुमो और साबुतो को मारकर उन्हें जिंदा खाया है। उसकी इतनी बातों को सुनकर तंजीरो गुस्से में आ जाता
एपिसोड भी यही खत्म होता है। दोस्तों, एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अब पर काफी सारे विस्टेरिया के फूल दिखते हैं, जिसका मतलब था अब यहाँ डीमन नहीं आ सकते। और आगे बढ़ने पर तंजीरो उसी जगह पहुंच जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। एक कौवा रहेगा जिसका इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। इनकी इतनी बातें सुनकर वहां मौजूद वही लड़का एक बार फिर गुस्से में आ जाता है और उन दोनों पर हमला करने जाता है, जिसे तंजीरो रोकता है। आया था वो उसे बताता है कि उसकी कटाना एक निचरिन कटाना है जो सूरज की किरणों को सोख सकती है। वो शख्स तंजीरो को देखकर उससे बोलता है,
अरे तुम तो वही चमकते सूरज हो ना। ये तो अच्छा संजोग है, तुम्हारे बाल और तुम्हारे आंखों का रंग लाल है। आग से जुड़े काम करने वाले परिवार में तुम्हारे जैसे बच्चे का पैदा होना इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर ये सच हुआ तो तुम्हारी कटाना लाल हो जाएगी। मिचरिन कटाना को रंग बदलने वाली कटाना भी कहते हैं, जो मालिक के मुताबिक अपना रंग बदलती है। उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद जब तंजीरो म्यान से अपनी कटाना निकालता है तो उसकी कटाना सच में रंग बदलने लगती है, लेकिन सबकी उम्मीदों के अनुसार लाल नहीं बल्कि काले रंग की, जिसे देखकर दोनों काफी मायूस होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि इसका रंग लाल होगा। उरोकदा के साथ तंजीरो को बताते हैं कि काले रंग की कटाना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ये बहुत कम लोगों के पास होती है, जिस वजह से ना तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी है और ना ही इसे इतना खास माना जाता है। उसी समय वहाँ तंजीरो का कागासुकी कावा आ जाता है और बोलता है, कामादी तंजीरो, तुम्हारे लिए मिशन है। उत्तर पश्चिम की ओर रवाना हो जाओ। वहाँ पर लड़कियाँ गायब हो रही हैं। रोज रात को वहाँ से कोई न कोई लड़की गायब हो रही है। वहाँ छुपे डीमन को ढूंढकर उसका खात्मा करो। कामादी तंजीरो, खुद को तैयार कर लो। डीमन स्लेयर होने के नाते ये तुम्हारा पहला मिशन है। जिसके साथ ही डीमन स्लेयर का ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है, तंजीरो अपना डीमन स्लेयर यूनिफॉर्म पहनता है। होते हैं कि तंजीरो का हर वार खाली जा रहा था कि तभी एक डीमन अचानक उस पर पीछे से हमला करने आता है कि तभी नेजुको बाहर आती है और उस डीमन पर हमला कर देती है
और वहीं सातुको को गोद में लेकर खड़े काजुमिसा को भी बचा लेती है। तंजीरो भी ये सब देखकर हैरान था कि नेजुकी इंसानों पर हमला नहीं कर रही बल्कि उन्हें बचा रही है। तभी उसे उरोको दाकिसाकी की कही बात ध्यान आती है। नेजुकी जब बेहोश थी तो मैंने इस पर जादू कर दिया है जिसे इंसानों को दोस्त और डीमंस को अपना दुश्मन समझने लगेगी और आज के बाद ये डीमंस का शिकार करेगी। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का ये छठा एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है कितनी लंबी, कितनी डरावनी होने वाली है। और यहीं पर खत्म होता है एपिसोड 7 कुवुत्सुजी मुझान।
के साथ ही डीमन स्लेयर की ये तीनों एपिसोड्स यहीं खत्म होते हैं। उन दोनों खूंखार डीमंस को मारने के बाद डीमन स्लेयर का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। कहानी की शुरुआत होती है जब एक अनजान डीमन स्लेयर 2 तलवारों के साथ सीधा ड्रम डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन डीमन अपने पीठ पर बंधी तत्सुजुमी बजाता है और पूरा कमरा घूम जाता है। टेरुको सीधा उल्टी छत पर गिरती है। तंजीरो से कहता है कुर्सी पकड़ लो। तभी वही मास्क पहना स्लेयर तांजीरो की पीठ से कूदता है जैसे वो ट्रैपोलिन हो, जो देखकर तांजीरो गुस्से में आ जाता है और बोलता है डीमन को मारने आए हो या मुझे कुर्सी समझ रखा है। तभी डीमन फिर से ड्रम बजाता है, कमरा फिर पलटता है। टेरुको नीचे गिरती है और मास्क पहना डीमन स्लेयर अपना पैर उसके ऊपर रख देता है।
जैसे उसे उस मासूम लड़की को लगी चोट और होने वाले दर्द से कोई मतलब ही ना हो, जो देखकर तानजीरो पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। डीमन अब अपने ड्रम पर बार बार मारता है। कमरा हर बार उल्टे सीधे तरह से घूमने लगता है, दीवारें बदलने लगती हैं और बीच बीच में वो किसी जानवर की तरह पंजों जैसे अटैक भी करता है। तानजीरो धीरे धीरे ये पैटर्न समझने लगता है, कौन सा ड्रम कौन सा रूम घुमाता है, लेकिन तभी रूम बदल जाता है। तानजीरो देखता है कि पास ही किसी की लाश पड़ी है। दूसरी तरफ जेनत्सु अपने छोटे साथी सोइची का हाथ पकड़े चल रहा होता है, पूरी तरह पसीने में भीगा कांपता हुआ। सोइची कुछ पूछता है तो जेनत्सु चिल्ला पड़ता है, क्या कर रहे हो? ऐसे कौन बुलाता है? अभी मेरा दिल बाहर आ जाता। तभी अचानक पीछे से एक डीमन आता है, लंबी जीभ वाला, जिसे देखकर जेनत्सु और सोइची भागने लगते हैं। वो डीमन उनके पीछे से कहता है, कहाँ भाग रहे हो? तुम दोनों एक बार मुझे पहले टेस्ट तो करने दो, मैं भी तो देखूं तुम दोनों का स्वाद कैसा है। डर के मारे जेनत्सु बेहोश हो जाता है। सोइची अब अकेला पड़ जाता है और डीमन जीव से उन पर हमला करता है, लेकिन तभी जेनत्सु का हाथ हिलता है और 1 सेकंड में उसकी तलवार निकलती है। थंडर ब्रीथिंग, फर्स्ट फॉर्म, थंडर क्लैप एंड फ्लैश। एक ही बार में डीमन का सिर उड़ जाता है। जब जेनत्सु उठता है तो वहां मरे डीमन को देखकर खुद डर जाता है। डीमन मर गया? सोइची, तुमने मेरी जान बचा ली। तुमने उस डीमन को मार दिया। अब आता है असली जंगल का शेर, इनोसुके, बीस्ट ब्रीथिंग यूजर, जो जानवरों की तरह लड़ता है। एक सींग वाला मोटा डीमन उसे खाने आता है, लेकिन इनोसुके 2 तलवार से उसके हाथ काट देता है और थर्ड फॉर्म डेवर मूव से सीधा उसका सिर उड़ा देता है। ड्रम डीमन, जिसका नाम है क्योगाई, याद करता है अपना बीता हुआ वक्त। वो पहले 12 की जुकी में लोअर रैंक 6 पर था, लेकिन मुजान ने उसे कमजोर बोलकर उसका दर्जा छीन लिया था, जिसके बाद वो किसी मारीची इंसान की तलाश में है जिसका खून 100 लोगों के बराबर होता है। तानजीरो को एक कमरा मिलता है जहाँ टेरुको अपने भाई क्योसी से मिलती है। वो उसे मरहम लगाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ हुआ क्या था? जिसके बाद वो उसे बताता है कि क्योगाई ने उसे खाने के लिए उठाया था, लेकिन तभी वहाँ 2 और डीमन आ जाते हैं जो इस बात पर लड़ने लगते हैं कि मुझे कौन खाएगा। और इसे लड़ाई में क्योगाई का एक ड्रम गिर गया और उसने जैसे ही उसे उठाकर बजाया, रूम खुद से ही बदल गया। अब तानजीरो पूरी तरह तैयारी में था। वो हर ड्रम के साउंड और मूवमेंट को समझ चुका था। रूम कितनी बार पलटे, तानजीरो एकदम बैलेंस में उतरता, पर पिछली लड़ाई में मिले जख्म अभी भी उसे तकलीफ दे रहे थे। लेकिन तानजीरो खुद को याद दिलाता है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे कैसे भी करके इस डीमन को रोकना होगा। वो जेनत्सु की बात याद करता है। टूटा हुआ तानजीरो किसी काम का नहीं होगा। तानजीरो गुस्से में उठता है और बोलता है, चाहे मैं टूट जाऊं, लेकिन हार नहीं मानूंगा, अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। वो क्योगाई की ओर दौड़ता है फाइनल लड़ाई के लिए, जिसके साथ ही डीमन स्लेयर का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, देखा आपने जेनत्सु की छिपी हुई ताकत, इनोसुके की धांसू एंट्री और तानजीरो की हिम्मत। सब कुछ था इस धमाकेदार डीमन स्लेयर के एपिसोड में। तानजीरो अब भी पिछले मिशन में लगी चोटों से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी वह हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। उसके सामने है क्योगाई, एक खतरनाक डीमन जो अपने रूम को हर सेकंड अलग अलग दिशा में घुमा देता है और हवा में अटैक करता रहता है। तानजीरो गिरते पड़ते तकलीफ में होते हुए भी खुद से कहता है, मैं नहीं हार सकता, मैं इतनी दूर सब कुछ खोकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी ओर जेनत्सु और छोटा सोइची मेंशन में रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। जेनत्सु डरा हुआ है, हर जगह से अजीब सी ड्रम की आवाजें आ रही हैं और उसे तानजीरो की चिंता खाए जा रही है। सोइची बोलता है, लगता है हम घूम फिर के एक ही जगह पर वापस आ रहे हैं। तभी पूरा हॉल उल्टा हो जाता है और दोनों गिरते गिरते खिड़की से बाहर आ जाते हैं। रूम के अंदर क्योगाई का हमला और भी तेज हो जाता है, जिस वजह से रूम उल्टा सीधा हो रहा था। तानजीरो एक लाइट को पकड़कर उसके सहारे लटक जाता है और इस बार बस बहाल वाल बचता है। तानजीरो उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? क्योगाई उसे अपना नाम बताता है और तानजीरो जोर से कहता है, मैं क्योसियो को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। यह सुनते ही क्योगाई को अपना पास्ट याद आ जाता है
जब एक इंसान ने उसकी म्यूजिक को बकवास और बेकार कहा था। गुस्से में आकर क्योगाई ने उस इंसान को अपने ड्रम की ताकत से काट दिया था। क्योगाई अब रैपिड ड्रमिंग करता है, पूरा कमरा बेकाबू हो जाता है और तेजी से घूमने लगता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि तांजीरो जमीन पर टिक भी नहीं पा रहा था। तभी एक पल आता है, ड्रम की स्पीड कम होती है और तांजीरो धीरे से जमीन पर उतरता है। वो महसूस करता है कि अब अगर वो धीरे धीरे सांस ले तो उसे चोट नहीं लगेगी। इस दौरान वो एक खास स्मेल भी फील करता है जो हर स्लैश के साथ आ रही थी। अब वो बड़ी आसानी से डीमन के हर अटैक को डॉज कर रहा था। फिर आता है उसका आखिरी बार। टोटल कंसंट्रेशन, वाटर ब्रीदिंग, 9th फॉर्म, स्प्लैशिंग वाटर फ्लो, टर्बुलेंट। और अपने इस अटैक से तांजीरो क्योगाई की गर्दन काट देता है। क्योगाई का कटा हुआ सिर तांजीरो से पूछता है, क्या तुमने सच में मेरी इस ब्लड डीमन आर्ट को अच्छा कहा? तांजीरो कहता है, तुम्हारी ब्लड डीमन आर्ट वाकई गजब की थी, लेकिन तुमने लोगों को मारा है, इसलिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तांजीरो यूसीरो का दिया ब्लड कलेक्शन नाइफ निकालता है और क्योगाई के शरीर से खून निकालकर तमायो की बिल्ली को दे देता है, जो आते ही गायब हो जाती है। क्योगाई की आत्मा को तांजीरो की बातों से शांति मिलती है और वो राख में बदल जाता है। तांजीरो जैसे ही बाहर आता है उसे दिखता है जेनित्सु, जिसे वही मास्क वाला डीमन स्लेयर बार बार लात मार रहा होता है, क्योंकि जेनित्सु नेजुको के बॉक्स को बचा रहा था। मास्क वाला डीमन स्लेयर बोलता है, इस बॉक्स में डीमन है, इसे मारना होगा। जो सुनकर जेनित्सु कहता है, हाँ मुझे पता है इसमें डीमन है, लेकिन तांजीरो इतना नेक दिल इंसान है कि अगर वो इसे लेकर जा रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। जेनित्सु अपने शरीर से उस बॉक्स को ढक लेता है। वो अपनी कटाना तक नहीं निकालता, बस मार खाता रहता है। ये बॉक्स तांजीरो के लिए बहुत कीमती है, उसकी जान से भी ज्यादा। तांजीरो को जेनित्सु की यह हालत देखकर अपनी छोटी बहन नेजुको और भाई रोकुता की याद आ जाती है। कैसे नेजुको ने एक बार उसे बचाया था। जैसे ही मास्क वाला डीमन स्लेयर दोनों को मारने के लिए अपनी कटाना निकालता है, तांजीरो चिल्लाता है, रुक जा, और सीधा उसके सामने दौड़ पड़ता है। जिसके साथ ही डीमन स्लेयर का ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। जेनित्सु जब नेजुको के बॉक्स की हिफाजत कर रहा होता है, तभी एक अजीब सा मास्क पहने डीमन स्लेयर उस पर हमला कर देता है। तांजीरो ये देख नहीं पाता और सीधा दौड़कर मास्क पहने लड़के को एक तेज पंच मारता है। पंच इतना तेज था कि उसकी पसलियां तक छटक जाती हैं। तांजीरो गुस्से में कहता है, जेनित्सु तुमसे डरता नहीं है, बल्कि उसने इसलिए अपनी कटाना नहीं निकाली क्योंकि डीमन स्लेयर कभी भी आपस में नहीं लड़ते और तुमने इसे इतनी बुरी तरह मारा है। जो सुनकर वो मास्क पहना हुआ लड़का धीरे से माफी मांगता है और कहता है, तो ठीक है, अब हाथों से लड़ते हैं। तांजीरो फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे आपस में लड़ना गलत है, लेकिन भाई साहब उसकी सुनता कौन है। वह सीधा अटैक कर देता है। इसके बाद तांजीरो को भी ना चाहते हुए उसका जवाब देना पड़ता है, पर उसे अटैक करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसके सामने वाला शख्स उससे बिल्कुल ही एक जानवर की तरह लड़ रहा था। इस दौरान वह मास्क वाला लड़का अपनी बॉडी को ऐसे मोड़ता है जैसे उसके हाथ पैर रबड़ के बने हों। तांजीरो उससे बोलता है, ऐसा मत करो, तुम्हारी चोट और बढ़ जाएगी। लेकिन वो उससे बिंदास कहता है, मुझे भविष्य की परवाह नहीं है, मुझे तो अभी का मजा लेना है। ये सुनते ही तांजीरो और चिढ़ जाता है और एकदम से उसके कंधे पकड़कर एक जोरदार हेडबट मारता है, जिसकी आवाज जेनित्सु को साफ साफ सुनाई देती है और वह मन ही मन सोचता है, कहीं दोनों का सर टूट तो नहीं गया हो। और फिर उस मास्क मैन का बोर मास्क गिर जाता है और उसके पीछे से निकलता है एक बहुत ही सुंदर नाजुक चेहरा, बिल्कुल लड़की जैसा दिखने वाला लड़का। जेनित्सु की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो लड़का पूछता है, क्या देख रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या मेरी शक्ल से? तांजीरो उससे बोलता है, नहीं नहीं, तुम तो एकदम गोरे छोटे और क्यूट दिखते हो, हमें क्या प्रॉब्लम होगी भाई। जो सुनकर जेनित्सु उसे घूरता है और तांजीरो साफ साफ बोल देता है, तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। जिसके बाद वो लड़का अपना नाम बताता है, इनोसुके हाशिबिरा। तांजीरो पूछता है, इतना बड़ा नाम, अब ये बताओ इसे लिखा कैसा जाता है? जो सुनकर इनोसुके वहीं अटक जाता है, मुझे खुद नहीं पता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और फिर एकदम से जमीन पर गिर जाता है और पूरी तरह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद इनोसुके उठता है और जोर से चिल्लाता है,
जो सुनकर जेनेत्सु वहाँ से डर कर भाग जाता है। फिर वो देखता है कि बच्चे तांजीरो और जेनेत्सु मिलकर उस हॉन्टेड मेंशन में मरे हुए लोगों को दफना रहे हैं। इनोसुके पूछता है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? तांजीरो कहता है, हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं जो उस डीमन द्वारा मारे गए थे। जो सुनकर इनोसुके बोलता है, मैं तो 100 लाश से भी अकेला दफना सकता हूँ, फिर भी मैं वो क्यों करूँ? उस शाम सब मरे हुए आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनोसुके पेड़ से सर टकरा रहा होता है, वो भी फुल जंगल मोड में। फिर एंट्री होती है कागसुकी कौवे की। कौवा आता है और कहता है, चलो मेरे साथ अगला मिशन है। जेनेत्सु अभी भी सोइची को चिपका हुआ था तो तांजीरो गुस्से में उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर कौवा अपनी चोंच से छोटा बैग निकालता है जिसमें से विस्तेरिया के फूल जैसी खुशबू आ रही थी और उसे उन दोनों बच्चों को देकर बच्चों को अलविदा कहकर हमारी डीमन स्लेयर की तिगड़ी आगे बढ़ती है। इनोसुके तांजीरो को कामाबोको बोलता है, जो सुनकर तांजीरो उससे चिढ़ने लगता है। जेनेत्सु गुस्से में बोलता है, तुम दोनों कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला रहे हो। रात को एक घर आता है जिसमें विस्तेरिया का सिंबल होता है। एक बुढ़ी औरत तीनों को पहचान लेती है और उन्हें अंदर बुलाती है। तीनों को खाना और कपड़े मिलते हैं। जेनेत्सु डर जाता है, कहीं ये डीमन तो नहीं। जो सुनकर तांजीरो उसे डांट देता है, शट अप जेनेत्सु, क्या बकवास कर रहे हो? रात को डिनर करते समय इनोसुके खाना हाथ से खाता है और सब बिखेरने लगता है, जो देखकर जेनेत्सु उसे चॉपस्टिक यूज करने के लिए बोलता है। रात को सोने के लिए सब बिस्तर लगाते हैं। इनोसुके चिल्लाता है, पहले मैं आया तो ये बिस्तर मेरा होगा। जो देखकर तांजीरो उसे बड़े प्यार से वो बिस्तर दे देता है। मेडिकल चेकअप के दौरान तीनों की पसलियां टूटी होती हैं। इनोसुके कहता है, सबसे ज्यादा दर्द मेरे सिर पे हो रहा है। जो सुनकर तांजीरो उससे माफी मांगता है। बदले में जेनेत्सु भी उसे खुद से माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन वो इसके लिए साफ इनकार कर देता है। तांजीरो इनोसुके से पूछता है, तुम फाइनल सिलेक्शन में क्यों गए थे? इनोसुके कहता है, एक डीमन स्लेयर मेरे जंगल में आया था, मैंने उसे हराया और उसकी तलवार ले ली और बाद में मैंने इस फाइनल सिलेक्शन का नाम सुना और वहां चला गया। इस दौरान जेनेत्सु भी तांजीरो से पूछता है, तुम एक डीमन को अपने साथ क्यों रखते हो? तांजीरो अभी उसके इस सवाल का जवाब दे ही रहा था कि तभी निजुको का बॉक्स हिलने लगता है और फिर जब बॉक्स का दरवाजा खुलता है, जेनेत्सु डर के मारे भागने लगता है और बॉक्स में से एक हाथ बाहर आता है और फिर निजुको खुद बाहर आती है। जेनेत्सु देखता है, इतनी क्यूट लड़की। जेनेत्सु गुस्से में कहता है, तुम इस लड़की के लिए बार बार अपनी जान खतरे में डालते हो। डीमन स्लेयर बनना कोई मजाक है क्या? और वह उसके खिलाफ अपनी कटाना निकाल लेता है। जिसके साथ ही डीमन स्लेयर का ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, देखा आपने इनोसुके की एंट्री, जेनेत्सु की जलन और निजुको का प्यारा सा खुलासा। ऐसा और एक्सपीरियंस के लिए, फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो। तो मिलते हैं इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।